नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। हरियाणा विशेष में स्वागत है आपका। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस नेता पूरे जोर शोर से तैयारी में जुटे हुए हैं। गुरुग्राम में यात्रा को लेकर कांग्रेस नेताओं ने एक बैठक की है। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, सांसद दीपेंद्र हुड्डा और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के साथ दूसरे नेता भी मौजूद रहे। यात्रा को लेकर क्या कुछ कहना है कांग्रेस नेताओं का, आपको सुनाते हैं। जोड़ो यात्रा का हरियाणा प्रदेश में पूरा जो जिस तरह से मोबिलाइजेशन हो रहा है वो मोटिवेट कर रहे हैं सारे लोगों को। और राहुल जी जिस तरह से जिस भावना को लेकर के जो गए हैं, इस यात्रा को जो कर रहे हैं, तो उससे लोगों के अंदर बहुत राहुल जी के प्रति आकर्षण बढ़ा है और उसका निश्चित तौर से पार्टी को लाभ मिलना है। एक ऐतिहासिक यात्रा पे जो निकले हैं, जिसका पूरे देश के अंदर उनके प्रति लोगों में विश्वास बढ़ रहा है, कांग्रेस पार्टी के प्रति बढ़ रहा है। वो हरियाणा के अंदर एंटर कर रही है। वो यात्रा 21 तारीख को, 21, 22 और 23 3 दिन वो हरियाणा के अंदर वो यात्रा रहेगी। 21 को मुंडका बॉर्डर से वो यात्रा होते हुए फिरोजपुर जिरका में रहेगी। 22 को वो यात्रा नू विधानसभा क्षेत्र में कवर करते हुए नू घासेडा गांव होते हुए रात को सोना में आएगी, जहां बड़ी सभा की जाएगी। और 23 को यात्रा वेस्टिंग चौक से लेकर फरीदाबाद की तरफ निकल जाएगी और फरीदाबाद होते हुए पूरा फरीदाबाद कवर करते हुए बदरपुर अगले दिन 24 को रात नाइट स्टे फरीदाबाद में है और 24 को बदरपुर बॉर्डर से वो दिल्ली एंटर कर जाएगी। राहुल जी राजघाट जाएंगे। मैं सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो कास्ट सेंसस है उसके बारे में अपनी जो है क्लैरिटी दे दी है कि देश में कास्ट सेंसस होना चाहिए। तेलंगाना में ये बात कही, तो उसके लिए मैं अपनी कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। दूसरा, जो ये यात्रा, मैं 6 प्रदेशों में उनकी यात्रा में गया हूँ और जिस प्रकार से जो नफरत की दीवार है उसमें रंग भेद जाति धर्म सबको तोड़कर लाखों लोग उनके साथ चल रहे हैं, उसी क्रम में हरियाणा में प्रवेश कर रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि गुड़गांव जो हमारा लोकसभा क्षेत्र है वहाँ से एंटर कर रहे हैं। आज हम लोगों ने, भाई हमारे दीपेंद्र मेरा भतीजा है और उदय भान जी हमारे अध्यक्ष हैं, हम सब लोग मिलकर हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि जो फिरोजपुर जिरका के अंदर जहाँ से एंटर करेगी राहुल गांधी जी एंटर करेंगे हरियाणा में, अभूतपूर्व स्वागत होगा, भारी मात्रा में लोग पहुँचेंगे। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और एक तरफ जहां गृह मंत्री अनिल विज ने यात्रा का स्वागत किया है, तो वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि भीड़ तो सभी रैलियों में जुट जाती है। गुजरात से यात्रा निकली पर वोट तो मिले नहीं, तो कृषि मंत्री जेपी दलाल ने यात्रा पर तंज कसा है। जेपी दलाल ने कहा कि यात्रा से राहुल गांधी को देश की भौगोलिक पृष्ठभूमि की जानकारी मिलेगी। नहीं, स्वागत है, वो आए हमारे प्रदेश में, स्वागत है। और जो सुरक्षा की दृष्टि से हमको करना है वो हम पूरा करेंगे। जब भी कहीं रैली करते हैं, जब भी अपोजिशन रैली करती है, भीड़ आ जाती है, भीड़ देखने को आती है। पर इसका रिजल्ट में देखिए, अब गुजरात से यात्रा निकल के आई पर वो वोट तो नहीं आए। इस यात्रा का कोई लंबा चौड़ा असर नहीं पड़ता। वहाँ के लोकल जो पार्टी के वर्कर हैं वो भीड़ इकट्ठी करते हैं, भीड़ हो जाती है। जब शहर में आप जोर करके अगर किसी के साथ 5,000 आदमी चल रहे हैं तो ये लगता है कि पूरा काफिला चल रहा है। 2-4, 5,000 की भीड़ का ये मीनिंग नहीं होता कि देश साथ हो गया। भारत कहाँ जुड़ा है? भारत दक्षिण इनके पास कहीं नहीं है। यूपी में इनकी 2 सीटें आई हैं माँ बेटे की, कहीं है नहीं। बिहार में कभी कांग्रेस खत्म, यूपी, बिहार, गुजरात, इनमें तो आप ये समझिए मध्य प्रदेश में पिछले 25 साल से कांग्रेस नहीं है, उड़ीसा में कांग्रेस नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, बंगाल में खत्म हो गई, कांग्रेस है ही नहीं। कहाँ जोड़ देंगे? उत्तर प्रदेश में 425 में 2 असेंबली की सीटें आई हैं। ऐसा है, कांग्रेस को पार्टी को बचाने के लिए, एकजुट करने के लिए ये यात्रा है और उसके बावजूद इस यात्रा के दौरान ही बहुत सारे कांग्रेसी देश से खिसक चुके हैं और ये सारा झगड़ा जो है पार्टी बचाने का था। एक अच्छी बात ज़रूर होगी इस यात्रा में कि राहुल जी, जिसको देश के बारे में जानकारी कम थी, जो विदेश में पढ़े हैं, विदेश में ज़्यादा रहते हैं या सुरक्षा के घेरे में रहे हैं, उन्होंने देश के बारे में कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त जरूर किया होगा। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि कुछ साल और इस तरह वो यात्रा करें तो इस देश के लिए बड़ा सहायक रहेगा।
वहीं गुजरात चुनाव नतीजों पर अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा में सरकार बेहतरीन काम कर रही है। गुजरात की तरह हरियाणा में भी सरकार रिपीट होगी। वहीं गुजरात और हिमाचल के चुनाव नतीजों पर बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि बीजेपी ने दोनों चुनाव में जोरदार प्रदर्शन किया। हिमाचल में हार का मार्जिन ज्यादा नहीं था, बल्कि गुजरात में लोगों ने बीजेपी को बड़े मार्जिन से जिताया है। देखिए, हरियाणा में पार्टी बहुत मजबूत है, सरकार बेहतरीन काम कर रही है, लोगों की समस्याओं का समाधान कर रही है और हरियाणा भी गुजरात को रिपीट करेगा। हिमाचल में एक बड़ा थोड़ा आपस में डिफरेंस रहा है, बहुत थोड़ा वेरिएशन आप कहिए। 200 वोटों से हार जीत हुई है। अगर 3 सीटें इधर हो जाती तो खेल बन गया था। अब उसमें हो गया, हर स्टेट के अपने डिफरेंट रीजन होता है, कई जगह पार्टी के कैंडिडेट ठीक नहीं होते। 2-4 एक बहुत छोटी विधानसभा है, 70 की है, उसमें 3 सीटें बढ़ जाती, 3 कम हो जाती तो रिजल्ट बदल गया था। और मैंडेट तो वो होता है जो गुजरात में आया है। गुजरात में लोगों ने 2/3 से भी ज्यादा बीजेपी को दिया, ये होता है मैंडेट। वहीं कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उद्धव ने दावा किया है 2024 में देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 3 चुनाव के नतीजे देश में बदलाव के संकेत हैं। आदमपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन अभूतपूर्व प्रदर्शन रहा। आदमपुर में हमें हर वर्ग का वोट मिला। उन्होंने कहा कि हिमाचल में हमें जीत मिली है। यही नहीं, 8 चुनाव में से 7 में बीजेपी की हार हुई है। अभी हिमाचल प्रदेश का रिजल्ट आया है और अभी 2023 में चुनाव हो रहा है। राजस्थान का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, चारों जगह कांग्रेस की सरकार बन रही है और 24 में हरियाणा का नंबर है और केंद्र में भी कांग्रेस सरकार 24 में बनेगी। पिछले 3 चुनाव के नतीजे जो आए हैं वो एक बदलाव की तरफ संकेत है। आदमपुर के अंदर कांग्रेस का अभूतपूर्व प्रदर्शन, आदमपुर में हर वर्ग की हमें वोट मिली। हम हर एससी बूथ पे जीते। चौधरी उदय भान जी द्वारा की गई दिन रात मेहनत, इनके करिश्माई नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा। हम हर वर्ग की वोट हमें अर्जित हुई और 42% वोट ऐसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जहां कोई हमें चांस नहीं दे रहा था। उसके बाद पंचायत, जिला परिषद के चुनाव के नतीजे जहां बीजेपी के उम्मीदवारों को लोगों ने सिरे से नकारने का काम किया, मात्र 5% वोट बीजेपी की आई, जो कि किसी भी सत्ता दल के लिए एक बहुत ही शर्मनाक प्रदर्शन है। क्योंकि उन्होंने सिंबल दिए अपने सबसे, जहां पे उनको मजबूत प्रत्याशी दिख रहे थे वहां सिंबल दिए और मात्र 5% वोट। उसके बाद अब हिमाचल में जो नतीजा आया है, कांग्रेस के हक में नतीजा आया है। और केवल हिमाचल ही नहीं, 8 प्रदेशों में चुनाव थे, उपचुनाव और एमसीडी मिला के 8 में से 7 में। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में 100 में से 42 युवा बेरोजगार हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर अनिल विज ने कहा कि आजादी से पहले जिसने 50 से 60 साल देश पर राज किया है वो सरकार दोषी है। उन्होंने भावी पीढ़ियों के बारे में क्यों नहीं सोचा, क्यों देश को मुफ्तखोरियों की योजनाओं में डाला है। इसके लिए आज़ादी के पहले जो 50-60 साल जिस पार्टी ने इस देश पर राज किया है वो दोषी है। उन्होंने क्यों नहीं सोचा इनके बारे में, उन्होंने भावी पीढ़ियों के बारे में क्यों नहीं सोचा, क्यों ऐसी नीतियां नहीं बनाई, क्यों देश को मुफ्तखोरी की योजनाओं में डाला गया। तो इसके बारे में उनको अपने अंदर बैठकर सोचना। महाराष्ट्र में लव जिहाद कानून बनाने की बात की जा रही है, जिस पर विज ने कहा कि हरियाणा में लव जिहाद पर कानून बन चुका है। कानून में कुछ बदलाव करके इस बार विधानसभा में पेश किया जाएगा। रूल्स बनने बाकी हैं, वो बना रहे हैं, जल्दी बना रहे हैं। अभी हमने हकोका का भी हमने पीछे हमारा केंद्र ने कुछ ऑब्जेक्शंस लगा के रिजेक्ट किया था और इस विधानसभा में हम उसको भी ला रहे हैं करेक्ट।
पंजाब में रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ, जिस पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा की फोर्सेज हमेशा अलर्ट पर हैं और समय समय पर अभियान भी चलाए जाते हैं। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पंजाब के तरन तारण में हुए आतंकी हमले पर कहा कि कई सालों से देश विरोधी ताकतें पंजाब को दहलाने में लगी हुई हैं। केंद्र सरकार देश विरोधी ताकतों की घटनाओं से चिंतित है, सतर्क है। उन्होंने पंजाब के सीएम भगवंत मान से राजनीति से पहले देश की सोच रखने की अपील करते हुए देश विरोधी ताकतों को कुचलने को कहा है। हमारी फोर्सेस हमेशा हमने हरियाणा में अलर्ट पर रखते हैं और हम समय समय पर अभियान भी चलाते रहते हैं। अभी चंद दिन पहले हमने ऑपरेशन क्लीन चलाया है, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स, कैप्सूल्स, एमुनेशन और कई तरह का जो आपराधिक सामान है वो बरामद किया है। ऐसा हम समय समय पर चलाते रहते हैं, उससे हमारी पुलिस जो है पूरी तरह से अलर्ट रहती है। पिछले कई सालों से जो हमारी विदेशी ताकतें हैं, देशद्रोही ताकतें हैं, उनकी पूरी कोशिश रहती है कि किसी भी तरीके से हमारे पंजाब को दोबारा से डिस्टेबलाइज करें और केंद्र सरकार को इसकी बड़ी भारी चिंता रहती है। और पिछले जो कांग्रेस की सरकार थी, अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी स्वीकार किया था कि पंजाब जो बॉर्डर स्टेट है इसको हैंडल करना बहुत ध्यान से बहुत ज़रूरी है। लेकिन दुर्भाग्य से अब जो वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई है, वो जो अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा पा रही। देश पहले होना चाहिए, राजनीति बाद में होनी चाहिए। और मेरी प्रार्थना है पंजाब के मुख्यमंत्री से कि इसी भावना से वो काम करें और देशद्रोही ताकतें हैं उनको कुचल दें। वहीं किसानों के प्रदर्शन पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि आंदोलन करने का सभी को हक है। सरकार मांगों पर गंभीरता से विचार विमर्श कर रही है। किसानों पर दर्ज ज्यादातर वापस ले लिए गए हैं केस और किसान संगठनों के सक्रिय होने को कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि ये चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसान इसकी तरफ ध्यान दें, क्योंकि हरियाणा पहले ही बहुत नुकसान झेल चुका है। कृषि मंत्री ने अपील की है कि इस तरह के लोगों का साथ ना दें। नहीं, देखिए, अपनी आवाज़ उठाने का, आंदोलन करने का सबको अधिकार है। वो अपनी बात रख रहे हैं और सरकार उनकी बातों पर बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है। नहीं, अब मेरे पास तो वो केवल जो केस दर्ज हुए थे उनके बारे में आए थे, वो हमने उनको बता दिया कि हम सारे केसों को ख़त्म कर रहे हैं और लगभग ख़त्म हो चुके हैं और कौन सा किस स्टेज पर है हमने उनको बता दिया था और वो सहमत होके गए थे और उसके बाद उन्होंने उस दिन का धरना कैंसिल कर दिया था। अब फिर एक बार पंजाब से चल के जो चुनाव लड़े के, रिजेक्ट होके, चुनाव हार के, जमानतें जब्त करा के बहुत सारे किसान संगठन थे, वो हरियाणा के अंदर फिर व्यवस्था फैलाना चाहते हैं। ये चिंता की बात है और मैं हरियाणा वासियों से प्रार्थना करता हूँ कि इस तरफ ध्यान दें। हरियाणा पहले ही बहुत नुकसान उठा चुका है। हरियाणा के किसानों का, हरियाणा के उद्योगपतियों का, हरियाणा के बेरोजगार बच्चों को बहुत झटका लग चुका है। तो इस तरह के लोगों का साथ ना। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला निवासियों के लिए जनता दरबार का आयोजन किया और जनता दरबार के दौरान लोगों की विभिन्न समस्याओं को सुना। पंचकुला के सेक्टर 6 हुड्डा फील्ड हॉस्टल में ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला निवासियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंचकुला के लोग भारी संख्या में अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास पहुंचे थे और मैंने प्रयास किया कि उनका तुरंत प्रभाव से समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि एक बेटी नया गांव से आई थी और वह यूपीएससी करना चाहती थी। उसे किताबों के लिए 12,000 का चेक दिया गया ताकि वह यूपीएससी की तैयारी के लिए किताबें खरीदकर शिक्षा ले सके और मैंने ये भी कहा कि अगर और पैसों की जरूरत हो तो हमसे संपर्क करें। लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर के मुझसे मिले हैं और मैंने प्रयास किया कि उनका तुरंत समाधान किया जाए।
प्रमुख रूप से 4-5 समस्याएं जो मैं बताऊंगा कि एक तो अभी बिटिया गांव जो हमारा नया गांव है, वहाँ से बिटिया आई थी। उसने कहा कि मैं यूपीएससी करना चाहती हूँ और मुझे किताबों के लिए 12,000 रुपये चाहिए। तो मैंने उनको 12,000 रुपये का चेक दिया है ताकि वो अच्छे ढंग से एजुकेशन प्राप्त कर सके, पढ़ाई कर सके। और मैंने यहाँ भी कहा है कि अगर किताबों के लिए और पैसे की ज़रूरत है तो और भी मैं दूंगा। इसके अलावा जो यहाँ HSVP की कुछ समस्याएं हैं, कुछ जो सेक्टर 9 की रेडी मार्केट है उसके अंदर जो पीछे आग लगी थी, कुछ 1-2 क्लेमेंट ऐसे आए हैं जो 30 साल 32 साल के बाद वो अपना हक जता रहे हैं। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि जो भी व्यक्ति वहाँ पर उस समय जिस समय आग लगी उस व्यक्ति को ही हम वहाँ पर स्थायी स्थान देंगे। और ये जो कार्य है बड़े तेज़ी से जो अलॉटमेंट का काम है जल्दी ही ये पूरा हो जाए। पलवल में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने सुभाष चंद्र बोस खेल स्टेडियम में पंचायत ब्लॉक जिला परिषद में चुनकर आए नए जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। देवेंद्र बबली ने कहा कि मनरेगा में जिन अधिकारियों ने घोटाले किए हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। नई पंचायतों से उन्हें उम्मीद है कि वे ईमानदारी के साथ गांव का विकास करेंगे। हरियाणा सरकार के द्वारा जल्द ही सभी गांव के फिरनी को पक्का करने और सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम शुरू किया जाएगा। पंचायत मंत्री ने साथ ही इस बात पर भी नाराजगी जताई कि सरकार के द्वारा 50% पंचायतों में महिलाओं को भागीदारी दी गई है, लेकिन जन संवाद में महिलाएं बेहद कम संख्या में पहुंचे हैं। मंत्री ने कहा कि कुर्सी तोड़ने वाले अधिकारियों के लिए उनके विभाग में कोई जगह नहीं है। हमारे ब्लॉक समिति और जिला परिषद के जो सदस्य चुनकर आए उनको बधाई देने के लिए, और जो पंचायती राज जिला स्तरीय सम्मेलन और जनप्रतिनिधि संवाद प्रोग्राम हमने रखा, पूरे प्रदेश का ये प्रोग्राम है। आज उसी कड़ी में हम पलवल जिले में आए हैं कि हमारे सभी चुने प्रतिनिधि हैं। सबसे पहले हम लोग बधाई देने का काम किया। पंचायती राज एक्ट के तहत जो उनके राइट्स हैं और जो सरकार ने योजनाएं परियोजनाएं बनाई हैं उनके बारे में इनसे खुलकर चर्चा हुई है। हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैंने भी अभी हमारे जिला प्रशासन अधिकारियों से ये चर्चा की है कि जो प्रतिनिधियों हमने 50% दिया है उसका लाभ उन बहनों को मिले। और वो अपने उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा आपके चैनलों के माध्यम से कि आप जिस पद के लिए आपको चुना गया है आप अपने पद पर स्वयं निर्वहन करें। प्रदेश के किसानों ने गन्ने के रेट तय होने में हो रही देरी को लेकर प्रदेश के अलग अलग शुगर मिलों के सामने 2 घंटे का सांकेतिक धरना दिया। किसानों का धरना भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले हुआ। आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें हैं जहां किसानों ने धरना दिया। पहली तस्वीर करनाल की है जहां किसानों ने भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी गुट के आह्वान पर शुगर मिल में गन्ने के भाव बढ़ाने की मांग को लेकर धरना दिया। वहीं दूसरी तस्वीर पानीपत की है। यहां भी किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले गन्ने के दाम में बढ़ोतरी की मांग को लेकर शुगर मिल के बाहर सांकेतिक धरना दिया। किसानों ने एमडी शुगर मिल के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर अपनी प्रमुख मांगे रखी। वहीं तीसरी तस्वीर कैथल की है। यहां भी शुगर मिल और भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप ने सांकेतिक धरना दिया। किसानों ने सरकार से गन्ने का भाव 450 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की है। वहीं चौथी तस्वीर महम की है जहां अखिल भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की तरफ से चीनी मिल गेट पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक धरना दिया गया। इस दौरान किसानों ने चीनी मिल एमडी दलबीर फोगाट को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं 5वीं तस्वीर सोनीपत की है जहां किसानों ने शुगर मिल पर धरना दिया। किसानों ने यहां भी गन्ने के भाव निर्धारित करने की मांग की है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए किसानों की मांगों के बारे में बताते हैं। तो गन्ना किसानों का धरना, किसानों की मांगे हैं गन्ने के दाम 450 रुपए प्रति क्विंटल कर दिए जाए, यानी कि 450 रुपए क्विंटल की जाए। ये मांग है किसानों की। किसानों को बकाया राशि जो है वो भी दे दी जाए। किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान मिलना चाहिए। भुगतान नहीं तो उस पर ब्याज भी दिया जाना चाहिए। अगर भुगतान लेट होगा, भुगतान जितने दिन लेट होगा उस पर ब्याज भी लगाया जाए। तो अपनी मांगों और धरनों को लेकर किसानों का क्या खुश कहना है, सुनिए।
ये गन्ने के रेट को लेके आज शुगर मिल के बाहर 11 से 1 का धरना दिया गया है, जो कि रेट की तरफ बिल्कुल सरकार ध्यान नहीं दे रही है। जिमीदार को कुछ बच नहीं रहा है। ये दिन प्रतिदिन अपने रेट बढ़ा रही है सरकार, जो खाद्य वर्ग है जैसे खाद बीज वगैरह ऐसी दवाइयाँ हैं, तो उनके जब ये रेट बढ़ाती है तो इसको अपने आप खुद ही चाहिए कि किसानों की फसल का रेट भी बढ़ाना चाहिए। लेकिन सरकार की गलत नीति बिल्कुल गलत है कि वो बिल्कुल रेट की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। देखिए, 1 महीना हो गया गन्ने प्राई का सीजन शुरू हो रहा है। हरियाणा की सभी शुगर मिल चालू हैं 1 महीना से, और सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। उसको जगाने के लिए आज 2 घंटे का प्रदर्शन था। भी गन्ना का रेट मिल चालू होने से पहले देना पड़ता है प्राइस कमीशन ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। बिजली के रेट बढ़ गए, डीजल का रेट बढ़ गए, लेबर बढ़ गई, खाद बढ़ गया, दवाई बढ़ गई, तो किसान का खर्चा बहुत ज़्यादा है। गन्ने की लागत के अनुसार किसान को रेट नहीं मिल रहा, इसलिए आज 2 घंटे का प्रदर्शन था। किसानों ने एक तो गन्ने की फसल का भाव वो 450 रुपये प्रति क्विंटल फिक्स करवाना चाह रहे हैं, और इसके लिए इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा है, और हम इसको एज पर ऑफिशियल प्रोसीजर जल्दी ही फॉरवर्ड करवा देंगे। और कुछ किसानों की जो रेस्ट हाउस उससे संबंधित समस्याएँ हैं, पीने के पानी की और तख्त वगैरह लगवाने के लिए, तो उसका भी दिन वीक उसका भी समुचित प्रबंध करवा दिए जाएंगे। आज पूरे हरियाणा के अंदर गन्ने का जो भाव है उसको निर्धारित करने के लिए 450 रुपये प्रति क्विंटल की मांग को लेकर 2 घंटे का सांकेतिक धरना दिया गया। इसके माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि लगातार जो किसान है वो अपने 1 साल की मेहनत और लागत के हिसाब से गन्ना पैदा करता है, और उसका अभी तक हरियाणा सरकार ने भाव तय नहीं किया, और पंजाब, यूपी और कई स्टेटा का जो भाव है वो हरियाणा के गन्ने से ज़्यादा है। तो किसानों के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि भाई जो गन्ने का भाव 450 रुपये प्रति क्विंटल जल्द से जल्द किया जाए। गन्ने के भाव के बाबत बीजेपी की सरकार आई है तब से अब तक गन्ने का भाव नहीं बढ़ रहा है। किसान इकट्ठे हुए हैं, सभी संगठन इकट्ठे होकर ज्ञापन देंगे एमडी साहब को। गन्ने का रेट 450 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद करनी चाहिए। सरकार ने अभी तक गन्ने का भाव क्लियर नहीं किया है। इन्होंने गन्ना की खरीद चालू है, लगभग 1.5 महीना हो गया। इस बारे में ये लोग इकट्ठे हुए हैं किसान। तो किसानों की बहुत सी मांगें, सबसे पहली मांग तो हमारी यह है, गन्ना किसानों का सबसे पहले रेट 450 दिया जाए। नंबर 2, जो पेंडिंग पेमेंट है वो जारी की जाए। नंबर 3, गन्ना कानून है केंद्र सरकार का, उसमें रूल लिखा हुआ है कि किसान को पेमेंट 14 दिन में मिलनी चाहिए। अगर 14 दिन में पेमेंट नहीं मिलती है तो उस पर ब्याज दिया जाए। सरकार 14 दिन में तो क्या 14 महीने में भी पेमेंट नहीं जारी करी और ब्याज दिया नहीं जा रहा है। हमारी मेन मांगे तो भाव के बारे में है कि 450 रुपये क्विंटल गन्ने का भाव मांग रहे हैं जी। अर्जन नहीं हुआ तो इसमें 1 जनवरी से हमें मिल का ताला लगाएंगे या धरना देंगे जी, आर पार की लड़ाई हो। हमारी मेन मांग तो यह है। तो आज कौन कौन से संगठन आए हैं? आज सारे हरियाणा के संगठन, ज़्यादातर हमारे मिल के किसान अनुभव है इस मामले में। तो फिलहाल हरियाणा विशेष में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।